तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है सचिन कुमार द्विवेदी और भाई साहब आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या होता है। ठीक है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं और साथ ही साथ इसके वेरियस टाइप्स क्या होते हैं। बहुत सारे टाइप्स होते हैं। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत सारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि मेरे को ये चैप्टर से मेनली दो टॉपिक्स, एक आपका मेमोरी वाला टॉपिक हो गया जिसमें कैश रजिस्टर, ठीक है, रैम रोम हो जाता है, और दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम वाला टॉपिक। इन दो टॉपिक से मेरे को बहुत खास इंट्यूशन है कि इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। कई बार पिछले बार में भी आ चुके हैं, तो इसको VVIP में डाल दो आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी में इसको आप डाल दो। तो ये वाली जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। बहुत अच्छे से नोट्स बनवा दूंगा और बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले देखते हैं कि भैया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर मैं बहुत ही आसान भाषा में बताऊं तो इट्स जस्ट लाइक ए ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर कैसा? सपोज भैया मेरा एक कोई कनाडा का दोस्त है, अरे मैंने कनाडा ज़्यादा बोल दिया, मेरा कोई एक कन्नड़ दोस्त है, कर्नाटक या तमिलनाडु तरफ का, ठीक है। तो उधर का मेरा कोई दोस्त है और उसको आती है तमिल या फिर उसको आती है कन्नड़, ठीक है। अब मैं हो गया हिंदी वाला भैया, या मेरे को आती है इंग्लिश। हमारे बीच में अगर एक कोई इंटरमीडिएटरी रहेगा, कोई एक ऐसा बंदा रहेगा जिसको हिंदी भी आती हो और साथ ही साथ जिसको कन्नड़ भी आती हो, तो वो क्या करेगा, जो मैं हिंदी में बता रहा हूँ उसको वो कन्नड़ में ट्रांसलेट करके और सामने वाले को बता रहा होगा, और वो जो कन्नड़ में बात कर रहा होगा या तमिल में जो भी बात कर रहा होगा वो ट्रांसलेट करके वो मुझे बताने वाला है। तो ये जो इंटरमीडिएटरी का काम करता है, इसी को आप ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह समझ सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम ये कैसे काम करता है? सपोज जो हमारी लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जो कि हिंदी हो गई या इंग्लिश हो गई, ठीक है। और जो कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है, ये जो आउटपुट लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में देता है वो है बाइनरी लैंग्वेज 0101 के फॉर्म में, जिसे हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। अब इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बिठाने का काम कौन करता है? इंटरमीडिएटरी या मैं कहूं ट्रांसलेटर का काम कौन करता है? भैया ये काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या करता है भैया? ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे शॉर्ट में हम OS के नाम से भी जानते हैं। क्या इतनी चीज हमें समझ में आ गई कि भैया OS होता क्या है? OS ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर, द यूजर एंड द कंप्यूटर। यही सेम चीज मैंने यहां पर लिखी है, यही सेम चीज मैंने यहां पर लिखी है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट सर्व्स एज एन इंटरमीडिएटरी, क्या भैया? इंटरमीडिएटरी ट्रांसलेटर टाइप का काम करता है बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर एप्लीकेशंस। क्या भैया? कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर एप्लीकेशंस। इट मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज, provides essential services and functions users interactions with the computer system। क्या भैया? ये facilitates यूजर इंटरैक्शंस विथ द कंप्यूटर सिस्टम। यूजर का जो भी इंटरैक्शन है, जो भी हम कमांड दे रहे हैं, इंग्लिश में जो भी टाइप कर रहे हैं, जो भी कीबोर्ड में बटन्स प्रेस कर रहे हैं, उसको जो इंटरैक्शन का काम करता है कंप्यूटर सिस्टम के साथ, वो कौन करता है भैया? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? अब ये जो मेन फंक्शंस की बात करूं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि भैया हमें बताओ कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या भैया? व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फंक्शंस में आप क्या लिख रहे होगे? फंक्शंस को मैंने 4-5 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला पॉइंट क्या भैया? प्रोसेस मैनेजमेंट। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, इसको अपन कोई भी कमांड जब प्रोवाइड करते हैं, वो उसको टुकड़ों में बांट के एक प्रोसेस की तरह मैनेज करता है, उसको क्रिएट करता है। सबसे पहले हमने कोई प्रोग्राम दिया, ठीक है, उसको फेच करेगा, ठीक है, उसको सपोज क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, ठीक है। जितनी भी क्रिएशन का काम है, जितनी भी स्टोरिंग का काम है, सारी चीजें, पूरी प्रोसेस जो मैनेजमेंट, प्रोसेस के ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, वो जाके आप देख लेना, ठीक है। प्रोसेस का पूरा जितना भी मैनेजमेंट का काम रहता है वो कौन करता है भैया? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। किसी भी एक प्रोग्राम की फेचिंग से लेके उसकी डिकोडिंग से लेके उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है और किस तरीके से टर्मिनेट करना है, ये जो पूरी प्रोसेस चल रही है, ये कौन करता है भैया? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। यहां पे सेम चीज लिखी है, मैनेजेस प्रोसेसेस इंक्लूडिंग क्रिएशन, शेड्यूलिंग, ठीक है, टर्मिनेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन, इंश्योरिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ CPU रिसोर्सेज। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया, समझ में आ चुकी है। मेमोरी मैनेजमेंट, तो अगर मैं बात करूं भैया हमारी जो मेमोरी मैनेजमेंट में क्या केस आता है कि सपोज मैंने कोई एक प्रोग्राम रन किया, अब उसमें साइमल्टेनियसली हम 2-3 प्रोग्राम रन कर रहे हैं साथ ही साथ, ठीक है। अब उसमें एक प्रोग्राम को कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, मेमोरी एलोकेशन वाला जो पूरा काम रहता है, मेमोरी मैनेजमेंट वाला, मैनेजमेंट किस तरीके से कि भैया उसकी प्रोटेक्शन होना चाहिए, कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस उसको नहीं जाना चाहिए, जो ऑथराइज्ड है सिर्फ वही एक्सेस कर पाए उस मेमोरी को। तो ये सारी मेमोरी मैनेजमेंट वाला काम जो कौन करता है भैया? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है।
ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं कह सकता हूं कि हमारा ये मुंशी जैसा काम करता है। मुंशी कहते हैं ना, क्या करते हैं, सारी जो कुंडली होती है, जो भी बही खाता चल रहा होता है, सबको मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, सीए हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेज कर रहा है, कंपनी का सीईओ हो गया, जो सारी वर्किंग, सारे ऑपरेशंस मैनेज कर रहा है। तो कुल मिला के इसको तुम इस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट एलोकेट्स एंड डीएलोकेट्स मेमोरी, मैनेजेस वर्चुअल मेमोरी एंड प्रोटेक्ट्स मेमोरी फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड एक्सेस से मेमोरी को ये प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, ऑप्टिमाइजिंग सिस्टम परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। इससे क्या होता है, जो सिस्टम की परफॉर्मेंस रहती है और जो उसकी रिलायबिलिटी रहती है वो बढ़ जाती है। क्या आपको इतनी चीज हमें समझ में आ गई? हाँ जी भैया, समझ में आ चुकी है। तीसरी चीज भैया फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में क्या, जितनी भी हमारी फाइल है, सीधा सीधा सिंपल सा फंडा है कि उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको क्रिएट करके रखना, उसको मेमोरी में अच्छी स्पेस देके रखना। ठीक है, उसका मैनेजमेंट इस तरीके से कि कहीं लॉस ना हो जाए, डेटा लॉस ना हो। सारी चीजों कौन देखता है भैया? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। आपके विंडोज, लिनक्स, आप जो भी यूज कर रहे हो, विंडोज वगैरह में आपका जो फाइल वाला आइकन रहता है, उसमें आप जाते हो, सारी चीजें स्टोर कर रखते हो, फाइल्स को मैनेज करके रखते हो। ये किससे इंटरेक्शन हो रहा है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्शन हो रहा है। और बैकग्राउंड में ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कमांड दे रहा है कि आपको क्या क्या, कहां कहां कॉपी पेस्ट, कहां क्या चीजें करनी है। ये सारी चीजें हमको समझ में आ गई? हाँ जी, समझ में। अब इतनी चीज देखने के बाद ये चीज आप नोट कर लेना। ठीक है, इतना देखने के बाद हम बढ़ते हैं भैया अपने अगले फंक्शन पर। हमारा अगला फंक्शन क्या कहता है भैया? हमारा अगला फंक्शन ये कहता है कि जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रहते हैं उनका मैनेजमेंट भी कौन करता है भैया? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कौन करता है भैया? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, किस तरीके से करता है? किस तरीके से करता है भैया? जितने भी इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग होती है, कि सपोज मैंने इकट्ठा उसको 4 पार्ट इनपुट दे दिए, वो किस तरीके से डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड कर रहा होगा कि पहले इस वाले इनपुट पे वर्क करना है, पहले इस वाले ऑपरेशन में वर्क करना है, इसको इतना मेमोरी एलोकेट करना है, इसको इस तरीके से हैंडल करना है। ये जो प्रोसेस मैनेजमेंट वाला है, जो इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट वाला काम रहता है, ये कौन कर रहा होता है भैया? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। सेम चीज यहां मैंने लिखी है, कंट्रोल्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मैनेजेस डिवाइस ड्राइवर्स, शेड्यूल्स इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। जितने भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं, कब कौन जाएगा, कौन पहले जाएगा, कौन बाद में जाएगा, ये सारी चीजें कौन देखता है भैया? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। एंड हैंडल्स एरर्स, एरर कौन कौन से आ रहे हैं वो सब कौन हैंडल कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। एंश्योरिंग रिलायबल कम्युनिकेशन विद पेरिफेरल्स, पेरिफेरल्स कौन भैया? यूजर्स हो गए हमारे। ठीक है, इतनी चीज हमें समझ में आ गई? हाँ जी, ये समझ में आ चुकी है। साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी पे भी बहुत ज्यादा ध्यान रखता है कि डेटा लॉस ना हो जाए, सिस्टम के जो भी रिसोर्सेज हैं वो लॉस ना हो जाए, यूजर की जो प्राइवेसी है वो मेंटेन रहे, सारे के सारे जो कंट्रोल्स हैं उनको एक्सेस सिर्फ यूजर कर पाए, प्रॉपर एनक्रिप्शन सबके पास रहे। ये सारी चीजें जो है वो कौन देखता है भैया? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। ये 2 पॉइंट्स और हो गए। दूसरी चीज जो कमांड इंटरप्रिटेशन वाली बात रहती है, ये जो कमांड इंटरप्रिटेशन वाली बात रहती है, कमांड इंटरप्रिटेशन में क्या करता है कि जितने भी यूजर कमांड्स दे रहे हैं जीयूआई को, जीयूआई क्या हो गया भैया? हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है? जिससे आप इंटरैक्ट कर रहे हो, आपका जो मॉनिटर हो गया, जो आपको ग्राफिक्स दिखा रहा है, जो इंटरफेस आपको दिखा रहा है, उसी को हम जीयूआई कहते हैं। ठीक है, तो यहां में आप जो भी कमांड दे रहे हो उसके साथ जो इंटरप्रिटेशन वाला काम करता है वो कौन करता है भैया? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कौन करता है भैया? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आ गई? हाँ जी भैया, समझ में आ चुकी है। अब यहीं से आपका कौन सा टॉपिक खत्म होता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये समझ में आ गया। दूसरी तरफ ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं वो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं कि भैया ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स क्या होते हैं। क्या भैया? ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स क्या होते हैं? सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप रहता है वो है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा समझो कि सपोज 4-5 यूजर्स हैं, अलग अलग यूजर्स हैं, उन्होंने अलग अलग जॉब्स को सबमिट किया, पहले यूजर ने बताया कि मेरा एक काम ये कर दो और एक काम ये कर दो, दूसरे यूजर ने बताया कि मेरा एक काम ये कर दो और एक काम ये कर दो। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से समझा रहा हूं कि सपोज ये जो जॉब n है, जॉब ये ऐसा समझ लो, बहुत सारी जॉब्स है। ठीक है, अब जो यूजर 1 है उसने एक जॉब को दिया, जो यूजर 2 है उसने 2 जॉब्स को दिया, सपोज जॉब 1 और जॉब 2 और जॉब 3 को दिया। ठीक है, अब ये सारी जॉब्स आगे चल के अपनी कैटेगरी वाइज, सपोज कि एक कोई जॉब है जो बहुत ज्यादा मेल खा रही है जॉब 2 से, जॉब 1 जो है वो बहुत ज्यादा सिमिलर है जॉब 2 से, तो जो सिमिलर जॉब्स होंगी इनका एक बैच बना के ये सबमिट कर देता है। किसको सबमिट कर देता है भैया? सीपीयू को सबमिट कर देता है। नहीं समझ में आया? सपोज
मल्टीपल यूजर्स हैं, उन्होंने मल्टीपल जॉब्स सबमिट करी अलग अलग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब उन जॉब्स को ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है ये क्या करता है, बैचेस में डिवाइड कर देता है। जितनी भी सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब रहती हैं, जितनी भी सिमिलर, आसान भाषा में अगर मैं बताऊं, कारपेंट्री हो गई आपकी, कारपेंट्री में अलग अलग जॉब्स हो गई, लेकिन वो एक बैच के अंदर आ रही है कि भैया ये कारपेंट्री की जॉब है, ठीक है। दूसरी तरफ हमारी और कोई भी मैकेनिक की जॉब हो गई, उसमें जो मल्टीपल चीजें आ रही हैं वो एक बैच के अंदर आ रही है कि हाँ ये मैकेनिक की जॉब से। तो ये जो हिसाब किताब रहता है ये मल्टीपल जॉब्स को एक बैच में बना देता है, मल्टीपल जॉब्स को एक बैच में बना देता है और उसके बाद सीपीयू को सबमिट करता है कि अब आप इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करो। तो ये जो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या मैं कहूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। यहां पे सेम चीज क्या लिखी हुई है कि यूजर्स सबमिट जॉब्स इन बैचेस टू द सिस्टम, इन बैचेस टू द सिस्टम। जितनी भी सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब रहती हैं, सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब्स बैचेस में सबमिट हो रही होती हैं, बैचेस में सबमिट हो रही होती हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट्स दीज जॉब्स वन आफ्टर अनदर विदाउट यूजर इंटरवेंशन। मतलब एक बार आपने जॉब सबमिट कर दी, एक बार आपने बैच में जॉब सबमिट कर दी, उसके बाद आप उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, ना आप उसको रोक सकते हो, ना ही आप उसमें कोई कमांड में चेंजेस कर सकते हो। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। Each job in the batch is processed sequentially, मतलब एक के बाद एक, पहला ये वाला जॉब होगा, दूसरा ये वाला जॉब सबमिट होगा, तीसरा ये वाला जॉब सबमिट होगा, तो सीक्वेंस में होगा। एंड द नेक्स्ट जॉब स्टार्ट्स ओनली आफ्टर द प्रीवियस वन कंप्लीट्स। ये वही वाली चीज हो गई कि पहला जॉब जब कंप्लीट होगा उसके बाद दूसरा जॉब चालू होगा, और दूसरा जब कंप्लीट होगा तब तीसरा वाला जॉब चालू होने वाला है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आ गई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। रुको मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूँ। हालांकि ये जो मैंने यहाँ पे गुचड़ किया है इसको आप नोट करोगे ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे, ठीक है। चलो ये हो गया इरेज। ये बैचेस यहाँ पे, एक सेकेंड इसको मैं लिख देता हूँ। ये जो होता है बैचेस जॉब सिमिलर, जो सिमिलर टाइप की जितनी भी जॉब्स रहती हैं वो सब एक बैच में बनती हैं और तब जाके सबमिट हो रही होती हैं, ठीक है। इतना नोट करने के बाद अब हम देख लेते हैं अपने इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। भैया जो हमारा बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बहुत ही ज्यादा इफिशियंट रहता है जब हम कोई भी ऐसे टास्क की बात करें जिसको रिपीटेटिवली एक लूप में चलाना हो। कोई भी ऐसा टास्क जिसको बार बार, सपोज आगे चल के आप रिकर्जन वगैरह पढ़ रहे होंगे तो वहां कौन सा बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसे टास्क जो रिपीटेटिव परफॉर्मेंस करना हो या फिर जो भी सिमिलर जॉब्स हैं जो कि बल्क में है वहां पे ये ज्यादा एफिशिएंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज क्या है कि जो सीपीयू की यूटिलाइजेशन पावर रहती है, जितनी भी सीपीयू की यूटिलाइजेशन पावर रहती है उसको कम से कम टाइम में सारे जॉब्स को एग्जीक्यूट कर देना ये बहुत ही अच्छे तरीके से करता है, ठीक है। तो ये हो गए इसके मेरिट्स, लेकिन साथ ही साथ इसके डीमेरिट्स भी हैं। अब इसके डीमेरिट्स क्या है भैया कि जब एक बार आपने कोई भी जॉब सबमिट कर दी, जॉब एक बार आपने सबमिट कर दी, बैचेस में वो बन गई है, उसके बाद यूजर इंटरवेंशन कुछ नहीं हो सकता। मतलब यूजर उसको कुछ अब इंटरैक्ट नहीं कर सकता। ऐसी चीज यहाँ पे लिखी हुई है, लैक ऑफ इंटरैक्टिविटी एज यूजर्स कैन नॉट इंटरैक्ट विद द सिस्टम ड्यूरिंग जॉब एग्जीक्यूशन। एक बार प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई उसके बाद आप कोई भी इंटरैक्शन नहीं कर पाओगे। सेम चीज यहां लिखी हुई है कि अगर कोई भी एरर आ गया, कोई भी एरर आ गया या कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन की रिक्वायर्ड हुई या कोई भी ह्यूमन जाके, कोई भी यूजर जाके वहां पे इंटरैक्शन करे, उस टाइम पे टाइम डिले बहुत ज्यादा आ जाता है और चीजें गुजर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। इस चीज को नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भैया अगला ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कौन सा हो गया? अगला ऑपरेटिंग सिस्टम है भैया हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में RTOS के नाम से भी जानते हैं। अब रियल टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, इसको एग्जांपल से बताऊं तो नासा में आपके जो इसरो हो गया, ठीक है, जो भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको फास्ट एग्जीक्यूशन चाहिए किसी भी काम का, कि भैया टाइम डिले हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते, टाइम डिले हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते, बिल्कुल मिनी सेकंड्स में प्रोसेसिंग होनी चाहिए। ऐसी जगह पे हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं भैया? हमारा RTOS करते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। सपोज हम किसी हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, हॉस्पिटल में हमें रियल टाइम में जो भी हमारा मेडिकल पेशेंट है, ऑपरेशंस के टाइम में हमें उसके रियल टाइम पल्स रेट चेक करनी है, उसकी बीपी चेक करनी है, ठीक है। मैं साथ बात करूं उसकी हार्ट रेट्स चेक करनी है, उसकी बॉडी में क्या क्या फंक्शनिंग एट द मोमेंट हो रही है, वो सारी चीजें मापने के लिए हमें ऐसे हाई एंड प्रोसेसर चाहिए, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जो तुरंत हमें एग्जीक्यूशन करके दे दे। वहां पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। क्या हमें समझ में आया कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पर यूज होता है जहां हमें मिली सेकेंड्स में बहुत ही कम टाइम
फ्रेम में बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूशन चाहिए होते हैं, जहां पे हम टाइम डिले को अफोर्ड नहीं कर सकते। नासा वगैरह में अगर थोड़ा सा भी टाइम डिले हो गया तो रॉकेट कहां से कहां चला जाएगा, उसके एंगल्स चेंज हो जाएंगे, उसकी ट्रेजेक्टरी चेंज हो जाएगी और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और बहुत ज्यादा पैसों का लॉस हो जाएगा। सेम चीज यहां मैंने लिखी हुई है कि जो हमारा RTOS रहता है, इंश्योर्स टाइमली रिस्पॉन्स, बहुत ही ज्यादा कम टाइम का रिस्पॉन्स मिलता है टू एक्सटर्नल इवेंट्स और इनपुट्स नोन एज रियल टाइम कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, इट प्रायोरिटाइज क्रिटिकल टास्क एंड गारंटी स्ट्रिक्ट डेडलाइन। स्ट्रिक्ट डेडलाइन का मतलब है कि इतने टाइम में ये चीज हो ही जाएगी। ठीक है, फॉर टास्क कंप्लीशन। RTOs इज कॉमनली यूज्ड इन टाइम सेंसिटिव एप्लीकेशन सच एज मिसाइल सिस्टम जितने भी होते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल इक्विपमेंट जितने भी होते हैं, ऑटोमोटिव कंट्रोल सिस्टम जितने भी होते हैं, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में। यहां मैंने सेम चीज यहां फोटो लगाई हुई है कि आपके जो रेडार सिस्टम्स होते हैं वहां पे ये चीज यूज होती है। साथ ही साथ जो आपकी मिसाइल डिटेक्टिंग सिस्टम्स होते हैं वहां आपके यूज होता है। डिफेंस सिस्टम में जितने भी होते हैं, वेपन फायरिंग सिस्टम में उसको यूज किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ जितने भी आपका नासा वगैरह हो गया, मिसाइल सिस्टम्स हो गए, जहां पे हम किसी भी रॉकेट को छोड़ रहे हैं, मिसाइल को छोड़ रहे हैं, तो वहां ये चीज यूज हो रही होती है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वहां यूज हो रहा होता है? भैया हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा होता। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी, ये समझ में आ चुकी है। इस चीज को नोट जरूर कर लेना है। इतना नोट करने के बाद हम फिर बढ़ते हैं भैया इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होते हैं। इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की अगर मैं बात करूं तो मेरिट्स में तो हमें वही सारी चीजें पता है कि टाइम अगर क्रिटिकल है तो वहां पे रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा सेफली और बहुत ज्यादा एक्यूरेटली मिल जाता है। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जितने भी क्रिटिकल टास्क हैं जहां पे भैया रिलायबिलिटी, स्टेबिलिटी इन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस, ऐसे सिचुएशन है जहां हम रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते, वहां पे हम इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं डीमेरिट की, तो भैया इनकी डिजाइन जो रहती है या इनकी जो इंप्लीमेंटेशन रहती है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहती है। कैसी रहती है भैया? बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहती है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। कैसी होती है भैया? बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। अब इसके दो टाइप्स होते हैं, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मैंने यहाँ पे ज्यादा डिस्क्रिप्शन इसके बारे में लिखा नहीं है, लेकिन इतना समझ लो कि जो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है ये ऐसे क्रिटिकल सिचुएशंस में यूज होता है जहां पे बिल्कुल भी आप टाइम डिले अफोर्ड ना कर पाओ। नासा वगैरह में, जो आपके हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो हालांकि जो आपके सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम से वो भी यूज किए जा सकते हैं। कुल मिला के डिफरेंस क्या होता है? हार्ड टाइम में एकदम स्ट्रिक्ट होता ही है कि आपको इतने टाइम में करना ही है, लेकिन सॉफ्ट वाले में क्या होता है कि आप थोड़ा सा हिसाब किताब, मतलब अगर कहीं पे डिले हो भी गया तो भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, रिस्क अपन ज्यादा ले सकते हैं। तो अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से, अलग अलग जॉब्स के हिसाब से इसको दोनों को यूज किया जाता है। तो ज्यादा डिफरेंस है नहीं, कॉपी में छोटा सा लिख लेना कि हार्ड टाइम में आप बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी क्या कहते हैं अफोर्ड नहीं कर सकते हो टाइम डिले, लेकिन सॉफ्ट टाइम में अगर थोड़ा सा किसी भी माल फंक्शन की वजह से हो भी जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये वाली चीज आप नोट कर लोगे। उसके बाद हम बढ़ते हैं भैया अपने अगले टाइप की तरफ। जो हमारा अगला टाइप है वो क्या है भैया? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यार ये जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको मैं बस थोड़ा सा समझा देता हूं, ठीक है, नोट आप जरूर कर लोगे। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या रहता है कि जितने भी वेरियस टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स हैं, अलग अलग यूजर्स हैं, वो एक सिंगल सर्वर से कनेक्टेड होते हैं और वो जो सर्वर रहता है अब उस पर मॉडिफिकेशन करो तो सपोज ये जो मेरा डायग्राम है ये हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसमें क्या है? एक मेन सर्वर है और इससे कई सारे क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं, है ना। इसमें अब क्या हो रहा है? अगर सपोज मुझे कोई भी ऑपरेशन इन सारे क्लाइंट्स में परफॉर्म करना है तो मैं क्या करूंगा? वो सेम ऑपरेशन कहां इंजेक्ट कर दूंगा? डायरेक्ट कर दूंगा सर्वर में। सर्वर में कोई भी आप चेंज करोगे उसका जो भी कॉन्सिक्वेंस है वो कहां रिफ्लेक्ट होगा? भैया हमारे क्लाइंट्स के जो भी मॉनिटर्स हैं, सिस्टम्स हैं, उसमें यूज हो रहा होगा, उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तो कुल मिला के नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ये चीज आप ध्यान रखो कि एक सर्वर होता है और एक नेटवर्क की तरह बहुत सारे क्लाइंट्स उसमें कनेक्टेड होते हैं। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी, ये समझ में आ चुकी है। एनओएस फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग एमंग कंप्यूटर्स कनेक्टेड ओवर नेटवर्क। जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सर्वर से हम शेयर कर सकते हैं। इसको एक और तरीके से समझ सकते हो कि सपोज एक कोई मेरा फोन है, अब इस फोन के ऊपर अगर कोई ओएस अपडेट देना है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट देना है, आपका एंड्रॉइड 12 आ गया, एंड्रॉइड 11 आ गया, iOS 17 आ गया, 16 आ गया, तो इसके जो भी अपडेट्स हैं वो क्या करते हैं? वो सर्वर में अपडेट कर देते हैं और सर्वर से जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं सब के सब ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं। तो ये वाली जो चीज रहती है बहुत ज्यादा एक एफिशिएंट एग्जांपल है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। इस चीज को आप नोट जरूर कर लेना। आप मेरिट्स और डिमेरिट्स देख लेते हैं भैया इसके। यार नोट्स मैंने अच्छे बनवाए ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको प्रॉब्लम ना हो रही हो। अगर मैं बात करूं भैया इसके मेरिट्स की, तो मेरिट्स में वही सारी चीजें आ जाती है कि जितना भी इसका रिसोर्स मैनेजमेंट रहता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है। आप सर्वर में चेंजेस कर दो,
आप सर्वर में चेंजेस कर दो और आपको जितने भी क्लाइंट्स हैं वहां पे आपको चेंजेस मिल जाएंगे। रिसोर्सेज जो भी शेयर करना हो, ठीक है, जितने भी अलग अलग यूजर्स डिवाइसेस हैं वो नेटवर्क में कनेक्टेड है, उनके बीच में जो भी रिसोर्सेज शेयर करने हो या कोलैबोरेशन करना हो तो वो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। ये इसके मेरिट्स हो गए। अब इसके डीमेरिट्स क्या है कि भैया अगर सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, अगर सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो जितने भी यूजर्स हैं वो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। सिक्योरिटी ब्रीचेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स मतलब बहुत इफिशिएंट सिक्योरिटी मेजर्स लेने की जरूरत होती है। तो ये वाले पॉइंट्स आप नोट कर लोगे, ठीक है। इसका जो सेटअप और कॉन्फ़िगरेशन रहता है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है। ये चीजें तो हमें पता ही है भाई कि हमारा जो एप्पल होगा, जो आपका विंडोज होगा, जो आपका मैं कहूँ एंड्रॉइड हो गया, उसका जो हेड होगा, जो सर्वर होगा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, बहुत ज्यादा हाई एंड सुपर कंप्यूटर्स वहां पे लगे होंगे। ये सारी चीजें हमें पता है, ठीक है। अगले ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ अगर मैं बढ़ूं तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, या ये बहुत ज्यादा सिमिलर लगेगा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में की तरह, लेकिन इतना ध्यान रखो कि जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है उसमें हमारा सर्वर होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई सर्वर नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से होता है भैया, ये कोई एक लोकल एरिया नेटवर्क लगा होता है, कोई एक लोकल एरिया नेटवर्क लगा होता है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लैन के नाम से भी जानते हैं। और ये लोकल एरिया नेटवर्क से बहुत सारे वर्क स्टेशंस, पर्सनल कंप्यूटर्स, और मैं बात करूं फाइल सर्वर्स की या वाइड एरिया नेटवर्क की, ये सब कनेक्टेड होते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे पिछले नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पे एक सर्वर लगा हुआ होता था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड में क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब कि इस यूजर का डेटा यहां तक जा रहा है, इस यूजर का डेटा यहां तक जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम हो रहा है, इसलिए यहां पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एक लैन बिछाया गया है, बाकी कोई भी मेन सर्वर वाला काम नहीं हो रहा है। तो ये एक डिफरेंस आप ध्यान में रखना नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में, ठीक है। अब यहां अगर मैं बात करूं डीओएस की, तो भैया डीओएस मैनेजेस अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एज अ सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम। ये पूरा एक सिस्टम की तरह काम करता है जो इंटीग्रेटेड हो, अपनी फाइल्स वगैरह शेयर किया जा सकता है, बहुत सारी चीजें सीपीयू की पावर वगैरह शेयर करी जा सकती है। तो ये कुल मिला के हिसाब किताब होता है। अब इसमें ऐसा समझ सकते हो कि अगर सपोज इसको कोई टास्क मिला, इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूं मैं, सपोज इस वाले जो ये हमारा सिस्टम है, इसको कोई टास्क मिला और इसके लिए ओवरबर्डन पड़ रहा है, मतलब कि ये टास्क, इसका जो सीपीयू है इतना कैपेबल नहीं है कि उस टास्क को परफॉर्म कर दे। तो ये जो हमारा लैन नेटवर्क रहेगा ये इसी टास्क को किसी और के पास में ट्रांसफर कर देगा। क्या करेगा भैया, उसी टास्क को किसी और के पास में ट्रांसफर कर देगा। तो इससे क्या हुआ कि जो सीपीयू की पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, जो सीपीयू की पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो जिसमें एग्जीक्यूशन है, या मैं कहूं डेटा प्रोसेसिंग है, या मैं कहूं जो कंप्यूटेशन है, वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और जो टास्क है वो इजीली प्रोटेक्ट हो सकते हैं, मैं कहूं जो टास्क है वो इजीली प्रोसेस हो सकते हैं। यही सेम चीज यहां लिखी है, इट डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग टास्क अक्रॉस मल्टीपल नोड्स इन द नेटवर्क। ये इंडिविजुअली एक नोड का काम कर रहा है, ये इंडिविजुअली एक नोड का काम कर रहा है, अलग अलग अपनी नोड्स है। तो ये वाला हिसाब किताब कुल मिला के इसका है। अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देख लेते हैं भैया। क्या इसको नोट जरूर कर लेना यार, नोट जरूर बनाना। मतलब मैं ये वाली चीज तो अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकता कि आप नोट्स ना बनाओ, क्योंकि अभी तो आप पढ़ रहे हो कैजुअली एकदम, है ना, सो के देख रहे हो, लेकिन बाद में अगर नोट्स नहीं रहेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मैं बात करूं इसके मेरिट्स की, तो मेरिट्स में वही वाली चीज आ जाती है कि कोई भी फॉल्ट है जो मतलब एक सिस्टम में कुछ आ गया है तो वो वाली चीज दूसरे सिस्टम को मैनेज कर दी जाती है। जितने भी टास्क हैं, जो भी स्केलेबिलिटी वाला फैक्टर आ जाता है, परफॉर्मेंस वाला फैक्टर आ जाता है, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्योंकि सपोज कि एक कोई सीपीयू है 4 GB का है, उसके बगल वाला सीपीयू 16 GB का है, तो ये अपने जो टास्क है उनको मैनेज कर लेता है, ठीक है। तो ये जो पैरेलल एग्जीक्यूशन वाली, पैरेलल प्रोसेसिंग वाली चीज रहती है, ये वाली थोड़ी सी आ जाती है। कुल मिला के ये है आपके मेरिट्स। और अगर मैं बात करूं डीमेरिट्स की, तो इसकी भी डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन थोड़ा सा हार्ड होता है, एल्गोरिथम्स को परफॉर्म करना थोड़ा सा इजी नहीं होता है। अब उसके बाद जो कम्युनिकेशन आप बिछाते हो, कम्युनिकेशन के साथ सिंक्रोनाइजेशन थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। कभी कभी अगर मान लो सिंक्रोनाइजेशन ढंग से नहीं हो पाया तो नोड्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाती है, ये वाली चीज होती है। इस चीज को आप नोट कर लो। उसके बाद हम बढ़ते हैं भैया अपने अगले ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ। अगर मैं बात करूं भैया हमारा अगला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, हमारा अगला ऑपरेटिंग सिस्टम है भैया टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि सपोज ये हमारा सेंट्रल सीपीयू हो गया, ये हमारा सेंट्रल सीपीयू हो गया। अब इससे कनेक्टेड बहुत सारे यूजर्स हैं, बहुत सारे यूजर्स हैं। ये सीपीयू जाहिर सी बात है बहुत बड़ा होगा, हाई कैपेसिटी का होगा, बहुत सारे यूजर्स हैं। अब यूजर्स ने मल्टीपल कमांड्स प्रोवाइड करे, यूजर्स ने क्या किया, मल्टीपल कमांड्स या मैं कहूं मल्टीपल प्रोग्राम्स प्रोवाइड करे। और जो ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, ये क्या करता है, हर कमांड को, हर इनपुट को एक टाइम दे देता है।
सपोज इसको भी 10 सेकंड दे दिया, 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 और इसको भी 10 सेकंड दे दिया, और इसको भी 10 सेकंड दे दिया। मतलब कुल मिला के क्या होता है कि मल्टीपल यूजर्स एक सीपीयू से कनेक्टेड है, मल्टीपल यूजर्स एक सीपीयू से कनेक्टेड है, लेकिन अगर सपोज कि कोई एक जो टास्क है वो कम टाइम चाहता है, वो कम टाइम में एग्जीक्यूट हो जाएगा, दूसरा जो टास्क है वो थोड़ा बल्कि है, वो ज्यादा टाइम चाहता है, तो यहां पे टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब कि तुमको टाइम सिमिलर मिलेगा, जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क हैं, कोई भी डिपेंडिंग ये नहीं होता है कि टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, टाइम उनको इंडिविजुअली सेम मिल रहा होगा, हर काम को एक सिंगल टाइम मिल रहा होगा परफॉर्म होने के लिए। कुल मिला के ये वाली चीज हमें समझ में आ गई। अब इसमें क्या रहता है कि सपोज एक यूजर 3 है, इसने जो भी काम दिया, वो जो भी प्रोग्राम करने के दिया, वो 6 सेकंड्स में एग्जीक्यूट हो गया, 6 सेकंड्स में एग्जीक्यूट हो गया। तो जो बाकी का 4 सेकंड है, बचा हुआ 4 सेकंड है, वो क्या करेगा, जितने भी अदर यूजर्स के टास्क हैं जो इन्होंने टास्क दिए हैं, उनके 10 सेकंड में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। 10.5 इसमें आ गया, 10.5 इसमें आ गया, ठीक है, बाकी सब में भी 10.5 ऐड हो गया। तो इसके जो 4 सेकंड बचे हुए टाइम है, ये बाकी सब में एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ये बाकी सब में चले जाएंगे। अब दूसरी तरफ इसके यहीं पे मैंने ये नोट्स बनवाए हुए हैं, इसमें आप देख लेना। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनेबल्स मल्टीपल यूजर्स टू इंटरैक्ट विद द सिस्टम कंकरेंटली। मतलब एक साथ जो आपका सीपीयू है वो अलग अलग यूजर्स को मैनेज कर सकता है, ठीक है। तो ये वाली चीज रहती है। सीपीयू टाइम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टाइम स्लाइसेस। टाइम स्लाइसेस कौन से भी है, 10 सेकंड सबको दे दिया, तो ये टाइम स्लाइसेस हो गए। अब दूसरी तरफ हमने क्या देखा कि यूजर्स एक्सेस द सिस्टम थ्रू टर्मिनल्स और रिमोट लॉगिंग सेशंस। रिमोट लॉगिंग सेशन की मदद से क्या होता है, यूजर्स जो सीपीयू को है उसको एक्सेस कर पा रहे होते, तो ये वाली चीज रहती है। अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की, अच्छा इसमें मेरिट्स और डीमेरिट्स मैंने नहीं लिखे हैं क्या, नहीं लिखे होंगे यार, चलो इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स मैंने नहीं लिखवाए हैं, तो ये वाली चीज आप नोट कर लो। इतना नोट करने के बाद हम बढ़ते हैं भैया अपने अगले पॉइंट की तरफ, अगले टाइप की तरफ। जो हमारा अगला टाइप है वो है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरीके से समझो कि कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें सिस्टम तो एक है, यार ये सिस्टम थोड़ा सा छोटा छोटा सा लग रहा है, सिस्टम तो एक है, बड़ा कर लो इसको, सिस्टम एक है, ठीक है, लेकिन जो इसके सीपीयू है, जो इससे कनेक्टेड सीपीयू है, ये बहुत सारे हैं। सीपीयू 1, सीपीयू 2, ठीक है, सीपीयू 3 और सीपीयू 4। मतलब एक कंप्यूटर सिस्टम है जिससे बहुत सारे सीपीयू कनेक्टेड हैं। मतलब इसमें क्या होगा कि ये जो बहुत ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होंगी जिनको हाई सीपीयू परफॉर्मेंस चाहिए, या मैं कहूं कि बहुत जल्दी किसी टास्क को एग्जीक्यूट कराना है, वहां पे ये वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काम में आता है, जहां पे सीपीयू मल्टीपल लगे हुए होते हैं, लेकिन जो हमारा यूजर इंटरेक्शन का जो इंटरफेस है, या मैं कहूं जो भी हमारा सिस्टम है वो एक होता है। इसमें क्या होता है, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की अगर मैं बात करूं, तो इसमें जो एग्जीक्यूशन रहता है वो फास्ट होता है, क्योंकि मल्टीपल सीपीयूज लगे हैं, ज्यादा पावर मिल रही होगी, ज्यादा सीपीयू परफॉर्मेंस मिल रही होगी। ये वाली चीज आती है मल्टीपल प्रोसेसिंग के अंदर। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल प्रोसेसेस कॉन्करेंटली ऑन मल्टीपल प्रोसेसर्स। मल्टीपल जो प्रोसेसेस हैं वो मल्टीपल प्रोसेसर्स, ये हो गए भैया हमारे प्रोसेसर्स, इनके ऊपर एग्जीक्यूट हो रही होती है। टास्क आर डिवाइडेड अमंग मल्टीपल प्रोसेसर्स। कोई एक टास्क इस सीपीयू को दे दिया, एक टास्क इस सीपीयू को दे दिया, एक इसको दे दिया और एक इसको दे दिया। ये वाला डायग्राम हालांकि बना लेना। अलाउइंग फॉर पैरेलल एग्जीक्यूशन एंड इंप्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस। सिस्टम परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। अब इसके एग्जांपल से यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, जितने भी ये बेस सिस्टम रहता है, विंडोज बेस सिस्टम हो गया, विंडोज हो गया, विस्ता हो गया, ठीक है, एक्सपी हो गया आपका, ये वाला हिसाब किताब, मैक ओएस वगैरह हो गया, तो ये जो है ये इसी के कैटेगरी में आते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करूं, तो इसमें क्या रहता है कि सबसे पहले तो जो सिस्टम की परफॉर्मेंस रहती है वो इनहैंस हो जाती है। जाहिर सी बात है भाई कि बहुत सारे अगर सिस्टम लगे होंगे, बहुत सारे सीपीयू लगे होंगे, तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो तो इनहैंस होने ही वाली है, क्योंकि मल्टीपल जो भी अलग अलग मल्टीटास्किंग वाला प्रोसेस हो जाएगा कि अलग अलग जो भी एग्जीक्यूशन है, अलग अलग जो प्रोग्राम्स हैं वो मल्टीपल सीपीयूज के अंदर एग्जीक्यूट हो रहे होंगे। इससे क्या होता है कि भैया जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो सीपीयू के रिसोर्सेज हैं, वो और अच्छे से यूटिलाइज हो पाते हैं, स्केलेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। हाई कंप्यूटेशन जितनी भी डिमांड होती है, अगर कोई अच्छा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हाई कंप्यूटेशन पावर रिक्वायर करता है, वो यहाँ पे फुलफिल हो जाती है। अगर मैं बात करूँ डीमेरिट की, तो डीमेरिट भैया एज यूजुअल एक चीज याद रखना कि जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें डीमेरिट्स बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं कि भैया जो मैनेजमेंट है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जो सिंक्रोनाइजेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। मल्टीपल प्रोसेसेस में वो अच्छे से हो नहीं पाता है, यही वाला हिसाब किताब रहता है। कई जगह पे आप लिख सकते हो जहां महंगा हिसाब किताब रहे कि भैया कॉस्टली भी होता है, ये भी एक पॉइंट लिख सकते हो,
ठीक है। तो ये वाला हिसाब किताब रहता है। इसमें एक और प्रॉब्लम रहती है कि ये ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा होता है और हीट को बहुत ज्यादा जनरेट कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम लगा होता है। तो ये मेरिट्स और डीमेरिट्स भी हमें समझ में आ गए। इसको भी मैं साफ कर देता हूँ, फिर आप नोट कर लो, ठीक है। नोट्स अच्छे से बना लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही इजी चीजें हैं और बहुत अच्छे से मैंने लिखवाई है, बहुत प्यारे तरीके से। उसके डायग्राम जरूर बना लेना ताकि एग्जाम के टाइम पे ज्यादा प्रॉब्लम हो ना, क्या भैया, एग्जाम के टाइम में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। अब ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यार नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको अलग अलग, जो हमारा कोई कंप्यूटर है उसने अलग अलग टास्क दे दिया कि वर्ड खोलो, ठीक है, वेब ब्राउजर खोल दो, ईमेल खोल दो, अलग अलग टास्क को साइमल्टेनियसली एक ऑपरेटिंग सिस्टम को दे दिया। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप अपने लैपटॉप में देख सकते हो, कंप्यूटर में देख सकते हो। और ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, जो हमारा विंडोज हो गया, मैक ओएस हो गया, उसने क्या किया, सीपीयू के ये सारे एग्जीक्यूशंस कराने के लिए दे दिए। तो ये एक टाइप पे मल्टीटास्किंग करने के लिए दे रहा है, इसी को हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। यही सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इस चीज को आप नोट कर लो। उसके बाद हम देखते हैं भैया इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होते हैं। अब अगर इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करें तो भैया वही हिसाब किताब, अरे यार ये क्या हो गया, रुको एक सेकंड, थोड़ा सा इसको मैनेज कर लूँ, ठीक है। तो ये अगर इसके में मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात कर लो तो जो ये पैरेलल एग्जीक्यूशंस होते हैं, जितने भी टास्क्स हैं वो ओवरलैप कर जाते हैं। तो ये वाला हिसाब किताब रहता है कि जो सीपीयू की परफॉर्मेंस रहती है उसको मैक्सिमम कैपेसिटी पे आप यूटिलाइज कर सकते हो। जो यूजर प्रोडक्टिविटी रहती है, भैया मेरे को गाने भी सुनने हैं, मेरे को अपना मैथ्स भी सॉल्व करना है, मेरे को अपना प्रोग्रामिंग भी करना है, तो ये अपन बहुत ज्यादा साइमल्टेनियसली कर पाते हैं, बहुत ज्यादा साथ ही साथ कर पाते हैं। तो ये इसके मेरिट्स हो गए। अब वही सेम जो मैंने पिछली बार भी बताया था कि भैया इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो इंप्रूव हो जाती है, टास्क की शेड्यूलिंग या मैं कहूँ रिसोर्स एलोकेशन थोड़ा सा क्या डिग्रेडेशन में आ जाता है, ये वाली चीज आप नोट कर लेना, ठीक है। सिस्टम की जो स्टेबिलिटी रहती है उसको रिड्यूस कर देता है। मल्टीटास्किंग ओवरलोडिंग की वजह से क्या होता है, कई बार सिस्टम क्रैश भी कर जाता है। तो ये वाला हिसाब किताब होता है। ये मेरिट्स और डीमेरिट्स आप नोट कर लो। उसके बाद लास्ट जो हमारा टाइप बढ़ता है, जो हमारा लास्ट टाइप बचता है वो है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को बस एक सिंपल चीज से समझ सकते हो, इस डायग्राम के हिसाब से समझ सकते हो कि जो भी आपको जॉब्स हैं, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इसको अलग अलग जो मेमोरी है उसके पार्टीशन एलोकेट कर दिए जाते हैं कि आपको इतनी मेमोरी मिलती है, 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 और आप अपने काम जो अभी एग्जीक्यूशन है इतनी मेमोरी में आप कर लो, ठीक है। तो ये जो मेमोरी एलोकेशन वाला काम रहता है ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मल्टीपल प्रोग्राम्स टू रिसाइड इन मेमोरी साइमल्टेनियसली। किसी में रैम में मल्टीपल जॉब्स को साइमल्टेनियसली रिसाइड करने का जो भी प्रॉपर प्रोसेस है, जो भी क्या कहते हैं अलाउंस है, वो कौन देता है भैया, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। तो ये वाली चीज आप नोट कर लेना। इसके एग्जांपल जो है कौन से हो गया भैया, जो IBM OS हो गया, आपका कॉन्टेम्प्रेरी सिस्टम्स लाइक लिनक्स, यूनिक्स, और जो आपके विंडोज हो गई, ये भी इसके एग्जांपल में आते हैं। तो ये कुल मिला के हिसाब किताब है। अगर इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात कर लूँ तो डीमेरिट्स में तो यही वाली चीज मैंने बताया, जो कॉम्प्लेक्सिटी, तो हर जगह आप लिख देना, कॉम्प्लेक्सिटी तो थोप के ही आना है हर जगह। शेड्यूलिंग में जो है वो उसमें प्रॉब्लम आती है, जो टास्क एग्जीक्यूशन है वो इफिशिएंट उतना ज्यादा हो नहीं पाता है। सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज होने के रिस्क रहते हैं। ये वाली चीजें आप लिख के आ जाओगे। इतना कॉमन तो याद करके आना कि भैया जो डीमेरिट्स हैं, डीमेरिट्स में हमें ये चीजें लिख के आनी है। आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम उठा के देख लो, ये प्रॉब्लम आती ही आती है। अब उसमें अलग से कुछ याद आए तो लिख देना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या मेरिट्स रहते हैं, जो सीपीयू की परफॉर्मेंस रहती है, इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस की यूटिलाइजेशन रहती है, वो बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज हो जाता है। साथ ही साथ जो हमारा सिस्टम रहता है उसकी जो रिस्पॉन्सिवनेस रहती है, कितने कम टाइम में वो कितना ज्यादा प्रोसेसिंग कर पाता है, ये वाली जो चीज रहती है ये इंप्रूव हो जाती है। तो ये कुल मिला के आप नोट कर लोगे, सिस्टम की यूटिलाइजेशन, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से हो पाते हैं। तो हमारी वीडियो ये वाली यहीं पे खत्म होती है। ये वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है मेरे भाई, इसको स्किप करके तो बिल्कुल मत जाना, प्रॉपर अच्छे से नोट्स बना लेना, ठीक है। सब कुछ अच्छे से नोट कर लेना कि क्या इसके फंक्शंस है। फंक्शंस को अलग इस तरीके से ही पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब फंक्शन ही होता है, फंक्शंस में जो भी लिखवाया उसको आप लिख के आ जाओगे। ये वाला कुल मिला के हिसाब किताब रहता है। साथ ही साथ टाइप्स में इंडिविजुअली कभी नहीं पूछता है, आपको सीधा सीधा ये बोलेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम बताओ और इसके जो मल्टीपल टाइप्स हैं वो बता दो। टाइप्स में 8 अगर नहीं याद आ रहे हैं, 5 एटलीस्ट लिख के आना, 6 एटलीस्ट लिख के आना, पूरे 7 में 7 मार्क्स मिलेंगे। तो ये वाली चीज आप लिख के आओगे। अब अभी तक ये चैप्टर खत्म हो चुका होगा मेरे हिसाब से। आप सारे वीडियोस जाके देखो, सबके नोट्स अच्छे से बना लो, सबको अच्छे से रिवाइज करते जाना, और तब तक के लिए अपना बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए।